अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने रात की खबर सुन ली होगी कि अमेरिका ने प्रेसिडेंट माडुरो और उनकी बीवी को किडनैप कर लिया है। सबसे पहले उन्होंने वेनेज़ुएला के मुख्तलिफ़ शहरों पर बमबारी की, जिससे कई सिविलियंस भी जहाँ बहक हुए और फिर अपनी फ़ौजें भेजकर उन्होंने एक ख़ुद मुख्तार मुल्क के सदर को रात के अंधेरे के अंदर उनकी बीवी को भी उठा लिया। अमेरिका का ये दावा है और कहना है कि जनाब वेनेज़ुएला से बहुत सारे ड्रग्स आ रहे थे और ये ड्रग कार्टेल के अंदर इन्वॉल्व थे और ज़ाते ख़ुद सदर साहब भी इस ड्रग कार्टेल के साथ हिस्सा ले रहे थे। मगर बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई कार्टेल एग्जिस्ट ही नहीं करता। हैरान कुन बात है। तो ये तो बड़ी दूर की बात कि माडुरो ड्रग्स में इन्वॉल्व था या नहीं था, ये भी नहीं इस्टेब्लिश हो सका कि जिस ड्रग कार्टेल का वो नाम ले रहे थे वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। असल में सारी गेम जो है वो तेल की है। आप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और समझ सकते हैं कि वेनेज़ुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर हैं। सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा बड़े ज़खायर वेनेज़ुएला के पास हैं और अमेरिका उनके तेल को कैप्चर करना चाहता है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को नोबेल प्राइज़ भी दिया जो कि बार बार ये कहती फिरती हैं कि जनाब यारी हमारे पास बहुत तेल है और हम चाहते हैं कि अमेरिका हमारे पास आए, हुकूमत गिराए और हम उनके साथ बिज़नेस करें, हम तेल के ज़खायर उनको बेचें। तो नोबेल कमेटी ने भी इसमें एक बड़ा ही अजीब व गरीब और मैं कहूँगा बहुत ही घटिया किरदार अदा किया। और फिर आपने ये देखा कि अमेरिका ने अपना केस बनाने के लिए सबसे पहले फ़िशर बोट्स को जाके उड़ाना शुरू कर दिया। अब वो फ़िशिंग बोट्स जो हैं वो इतनी छोटी मोटर बोट्स हैं कि वो तो वेनेज़ुएला से अमेरिका तक पहुँच भी नहीं सकती। उनके पास इतना फ्यूल ही नहीं होता कि वो इतनी ज़्यादा किलोमीटर सफ़र कर सकें और वो इतनी छोटी-छोटी मोटर बोट्स हैं कि उनके अंदर जो ड्रग्स लेके जा भी अगर कोई रहे होते लोग, तो वो इतनी छोटी मिकदार के अंदर जिसकी कोई हद हिसाब नहीं। भई उनको अरेस्ट कर लें आप। नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने 100 से ज़्यादा बेसिकली फ़िशरमैन को इस तरह से उड़ा दिया। कोई ट्रायल नहीं, किसी किस्म की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं, कोई रूल ऑफ लॉ प्रोसीजर नहीं, बस उन्होंने जाके बमबारी की, उड़ा दिया। फिर उन्होंने वेनेज़ुएला का एक ऑयल टैंकर ज़ब्त कर लिया। अंदाज़ा करें आप, उन्होंने उनका तेल भी ज़ब्त कर लिया और इनफैक्ट वो जो समुद्री जहाज़ था वो भी अपने पास रख लिया कि ये अब हमारा है। बट दिस इज़ रॉबरी। इसको तो पायरेसी कहते हैं। आप किसी की दूसरे की चीज़ आप इस तरह से ज़ब्त कर लें, आप ऑयल टैंकर ज़ब्त कर लें, आप दुनिया की हुकूमत तो नहीं है, आपके पास कोई राइट ही नहीं है। और अब उसके बाद उन्होंने एक सॉवरेन कंट्री पर जिसने अमेरिका के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं किया, उस पर ना सिर्फ बमबारी कर दी बल्कि उसके सदर को किडनैप कर लिया है। मतलब हद हो गई है यार। अंत ही हो गई जिसको हम कहते हैं ना अपनी ज़बान के अंदर। हमें तो यही याद आ रहा है कि जो कॉलोनियलिज़्म का निज़ाम था, कॉलोनियल सिस्टम का जो पीरियड था, बिल्कुल वही चीज़ हमें रूबरू नज़र आ रही है। फ्रैंकली जब से सोवियत यूनियन का इन्हदाम हुआ है, अमेरिका ने ये बार-बार किया है। 14 से ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशंस इस किस्म के वो पिछले 20 सालों के अंदर कर चुके हैं। जेनोसाइड को भी सपोर्ट कर चुके हैं। फ़लस्तीन सबके सामने है। वो अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता था, सब जानते हैं। ईरान के हवाले से भी आपने देखा कि उन्होंने यही कहा, सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। कोई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं मिले। सारी दुनिया जानती है कि असल मामला तेल का था। ईरान को भी वो इसी तरह तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। लिबिया को तबाह बर्बाद किया। सीरिया के अंदर इसराइल और टर्की की मदद से वहाँ पे वो ले आए हैं एक्सट्रीम राइट विंग किस्म के टेररिस्ट। आए दिन वो ये कहते हैं कि हम ISIS के बड़े ख़िलाफ़ हैं, हम रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के बड़े ख़िलाफ़ हैं। मगर उन्हीं वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट को वो सीरिया के अंदर सपोर्ट करते हैं क्योंकि बशार अल असद या बातिस से उनकी लड़ाई है। उसी किस्म के वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट को उन्होंने सेंट्रल एशिया, दागिस्तान, चेचनिया वगैरह के अंदर सपोर्ट किया है क्योंकि वहाँ उनकी रूस से झगड़ा है और वो चाहते हैं कि ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हमारे कंट्रोल में आए, रशिया के कंट्रोल में ना आए। यूक्रेन के अंदर उन्होंने नियो नाज़ीज़ को सपोर्ट किया है। माना कि रूस ने जो कुछ यूक्रेन में किया उस पर भी हमें एतराज़ है, मगर नियो नाज़ीज़ को सपोर्ट करते रहे। वो खुद कहते हैं कि जी हम बड़े लिबरल वैल्यूज़ को सपोर्ट करते हैं, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सपोर्ट करते हैं, हम सेक्युलर वैल्यूज़ को सपोर्ट करते हैं। और जो बड़ी बड़ी एंटी सेक्युलर रजीम्स हैं मिडल ईस्ट की, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया सर फहरिस्त है, और कंजर्वेटिव रजीम्स जो हैं मिडल ईस्ट की, जिसके अंदर UAE भी शामिल है और एक किस्म की और रजीम शामिल है जिनका जमहूरियत से कोई दूर करीब से लेना देना नहीं। ये एब्सोल्यूट मोनार्कीज़ हैं। यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी अहमियत नहीं रखता। अगर बादशाह ने हुक्म दिया तो बादशाह ही बेसिकली आइन है। दैट्स इट। देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ उस सेंस में कि भाई कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो, कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। मगर ये सब एलाइज़ हैं। वहाँ पे इनके मिलिट्री बेसिस हैं। अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेसिस कतर वगैरह के अंदर मौजूद हैं। आप सब ये बात जानते हैं। उनका इनफैक्ट हेड क्वार्टर्स है जो मिडल ईस्ट की उनकी फोर्सेस का हेड क्वार्टर वहाँ पे मौजूद है।
तो सरकार इस वक़्त जो सबक हमें सीखने की ज़रूरत है, वो ये है कि देखें, हम बार-बार ये कहते आए हैं बाएँ बाजू के लोग कि ये जो सारी ड्रामाबाज़ी है ना लिबरलिज़म की, कि जी हम ह्यूमन राइट्स में बिलीव करते हैं, हम सेक्युलरिज़म में बिलीव करते हैं, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम रूल ऑफ़ लॉ में बिलीव करते हैं, हम राइट्स ऑफ़ द इंडिविजुअल में बिलीव करते हैं, यूनाइटेड नेशंस ने फ़लाँ कह दिया, हम यूनाइटेड नेशंस में बिलीव करते हैं, हम इंटरनेशनल ऑर्डर कायम करना चाहते हैं। ये सब कुछ आइडियोलॉजी है। दोस्तों, दिस इज़ आइडियोलॉजी। अब ये बात हम मार्क्सिस्ट तो कहते आए हैं, मगर अब ये बात आपके सामने साबित हो चुकी है कि जहाँ पे उनके मुफादात अहमियत रखते हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जो है गैर अहम हो जाती हैं। आगे पीछे जो भी उनका मुखालिफ हो, उस पे ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि जी तुम जमहूरियत पसंद नहीं हो, तुम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। और उनमें से कई रेजीम्स हैं जो ऐसी हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये नहीं कह रहा कि बाकी जो है सब दूध में नहलाए हुए हैं, मगर बेसिकली ये ह्यूमन राइट्स को एज अ वेपन इस्तेमाल करते हैं। ये इन्होंने ह्यूमन राइट्स को वेपनाइज़ किया हुआ है, और इन्होंने डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज़म, लिबरलिज़म के कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली वेपनाइज़ किया हुआ है कि वो अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, जो उनके दोस्त हैं उनके ख़िलाफ़ कभी नहीं इस्तेमाल करते। इज़राइल को कभी नहीं कहते कि भाईजान आप जेनोसाइड कर रहे हैं। ये लिबरलिज़म की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं नज़र आती, ये उनके डेमोक्रेटिक राइट्स की या ह्यूमन राइट्स की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं उनको नज़र आती, नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे जो लिबरलिज़म का पूरा फ्रेमवर्क है, ह्यूमन राइट्स का पूरा फ्रेमवर्क है, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये बेसिकली साम्राज्य की एक बनाई हुई पूरी आइडियोलॉजी है, जिसको हम बड़ी वफ़ादारी से फ़ॉलो भी करते हैं, मगर उसकी हकीकत नहीं है। अगर आपने सियासत की हकीकत को समझना है, तो आपको इस बात को समझना होगा कि अमेरिका वो कुछ करता है जो उसके मुफाद में हो, और उसके मुफाद में वो कुछ होता है जो अमेरिकन सरमायादार तबके के मुफाद में हो, और सरमायादार तबका ये अमेरिका का हुक्मरान तबका है। तो जहाँ पे अमेरिकी सरमायाकारी को मुफाद है, वही अमेरिकन फ़ॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करता है। इसी हवाले से हम मार्क्सी लोग ये कहते हैं और लेफ़्ट के लोग ये कहते हैं कि अगर आपने पॉलिटिक्स को रियली समझना है, तो इन आइडियोलॉजीज़ को छोड़ें। आप ये देखें कि जो मुल्क है उसका हुक्मरान तबका क्या है, वो सरमायादार तबका है, वो मेहनतकश तबका है, मज़दूर तबका है, किस तबके से वो बिलोंग करता है, वो फ्यूडल है, क्या है वो तबका। और फिर आप देखें कि उस तबके के मखसूस मुफादात क्या हैं। जिस तरह अमेरिकन कैपिटलिस्ट को इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरा होता है, वो ये है कि जी रूस की बहुत बड़ी फ़ौज है और चीन की बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो ये दो हमारे बहुत बड़े मुखालिफिन हैं। अब इनको काउंटर करने के लिए हमें जो है रेयर मिनरल्स को भी अपने काबू में लेना है, हमें वाइटल स्ट्रेटिजिक रिसोर्स को भी अपने काबू में लेना है। इसके लिए हमें मिडल ईस्ट काबू में लेना होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा तेल है। वहाँ पर वो गवर्नमेंट्स भी जिनके पास तेल नहीं भी है, उनको भी काबू में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मिसाल ना बन जाए दूसरी हुकूमतों के लिए, और फिर दूसरी हुकूमतें ये ना कहें कि जी हम भी जो है कोई इंडिपेंडेंट पाथ फॉलो करना चाहते हैं। IMF से उन्होंने इकोनॉमिकली पूरी थर्ड वर्ल्ड को पुलिस किया हुआ है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। कोई आज़ाद पॉलिसी, मुआशी पॉलिसी बना ही नहीं सकता। न पाकिस्तान का आइन भी है, पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी है, पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड पार्लियामेंट भी है, इलेक्शंस भी करते हैं, हम अपने नुमाइंदे भी चुनते हैं, मगर वो नुमाइंदे असल में पाकिस्तान के सबसे अहम फैसले करते ही नहीं हैं। वो मजबूर हैं कि जी IMF से कर्ज़ा लेना है, तो कर्ज़े के लिए वो शराइत पूरी करनी है जो IMF ने कह दिया, तो ये उनकी शराइत है, बस ये करना है। उसमें जो मर्ज़ी शामिल वो कर लें, वो PIA की निजकारी भी शामिल कर लें, और ये भी शामिल कर लें कि IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स करते रहो भाईजान, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की कैपेसिटी पेमेंट्स करते रहो। तो हम कहते हैं ठीक है जी, वैसे ही करेंगे जैसे आप कह रहे हैं। ये पूरी थर्ड वर्ल्ड की सिचुएशन है, सिर्फ पाकिस्तान की सिचुएशन नहीं है। ये पूरे अफ्रीका के अंदर सिचुएशन नज़र आती है, माँ सवाए चंद मुल्कों के जिन्होंने हिम्मत करके जो है अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की है। बुर्किना फासो वगैरह की मैं मिसाल दे सकता हूँ। ये पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर ये सिचुएशन है, माँ सवाए 2-3 कंट्रीज़ के, जिसमें सर फहरिस्त तो क्यूबा है, और उनकी आए दिन ये कोशिश है कि क्यूबा की हुकूमत गिरानी है। फिर वेनेजुएला के अंदर 20 साल पहले बोलिवारियन रेवोल्यूशन हुगो शावेज ने लीड किया, जिसमें उन्होंने एक एंटी इंपीरियलिस्ट पोजीशन ली और एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाई। उन्होंने कहा हम ऑयल वेल्थ को अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग ये सोशलिज्म नहीं था, अगरचे सोशलिज्म की वो बात ज़रूर करते थे, मगर ये एक सोशल डेमोक्रेटिक प्रोग्राम था, रिफॉर्मिस्ट प्रोग्राम था। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर लोग रोज़ कहते हैं जी सोशल डेमोक्रेसी कर लें, कम्युनिज्म ना करें, मार्क्सिज्म ना करें, इनकलाब की बात ना करें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वाला कर लें हिसाब। मगर जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर स्कैंडिनेवियन मॉडल को फॉलो करने की कोशिश होती है, तो उनकी हुकूमतें गिरा दी जाती हैं। ये सबसे अहम बात है जो आपको समझने की ज़रूरत है कि स्कैंडिनेवियन मॉडल सिर्फ स्कैंडिनेविया में ही हो सकता है, क्योंकि वो यूरोपियन कंट्रीज़ और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री स्कैंडिनेवियन मॉडल को ही अपनाए करने की कोशिश करे, चाहे वो चिले हो 1973 के अंदर, वहाँ पे आप जानते हैं
साल्वाडोर अयेंदे की गवर्नमेंट गिरा दी उन्होंने, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वो हुकूमतें गिरा देते हैं, लेफ़्ट और सेंटर हुकूमतें गिरा देते हैं। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट तो दूर की बात, इंडोनेशिया का सुकार्नो आ जाए उसकी गवर्नमेंट गिरा देंगे वो। ब्राज़ील के अंदर मिलिट्री कू इतनी देर चला, इतने घिनौनी किस्म की मिलिट्री कू, सैंडिनिस्टन रेवोल्यूशंस के ख़िलाफ़ आपको पता है कि उन्होंने कॉन्ट्रास को सपोर्ट किया, मोज़म्बिक में उन्होंने रेनामो को सपोर्ट किया, अंगोला के अंदर उन्होंने FNLA और योहानस सेविम्बी के यूनिटा की फोर्सेस को सपोर्ट किया, रेसिस साउथ अफ्रीका से इन गवर्नमेंट्स को गिराने की कोशिश की, जिम्बाब्वे के अंदर लड़ाई झगड़ा पैदा किया। जिस मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी वो मुल्क फॉलो करने की कोशिश करे, वहाँ पे सिविल वॉर्स करवा देते हैं, ये उनकी गवर्नमेंट्स गिरवा देते हैं, उनको इकोनॉमिकली सैंक्शन कर देते हैं, उन पे टैरिफ्स लगा देते हैं, उनको स्क्वीज़ करते हैं मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, हर हवाले से। तो ये सब कुछ क्यों करते हैं? क्या वजह है इसके पीछे? साफ सी वजह है कि अपने वो सरमायादारी निज़ाम की और अपने सरमायाकारों की सबसे अव्वल तो मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये एक्चुअल पॉलिटिक्स है। लोग कहते हैं मार्क्सिज्म आउट ऑफ डेट है। इनफैक्ट एवरी डे, हर रोज़ हम ये देखते हैं रियल पॉलिटिक्स के अंदर कि जो वाक़यात हमारे सामने हो रहे हैं उससे हमें हर दफ़ा नया प्रूफ मिलता है कि मार्क्स ने कितनी दुरुस्त बात की थी कि दर हकीकत जो रियासतें हैं वो तबक़ाती मुफादात की नुमाइंदगी करती हैं, और अमेरिका के तबक़ाती मुफादात हैं अमेरिकन कैपिटलिस्ट्स, और उनके मुफाद में ये था कि भाई हमने वेनेजुएलन ऑयल को टेक ओवर करना है, ये हमारे लिए बड़ा वाइटल रिसोर्स है, तो बस फिर हुकूमत गिरा दो। अब लैटिन अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। इनफैक्ट पूरी दुनिया के अंदर आप देखें बहुत बड़ा रिएक्शन हो रहा है। एक तो जिस तरह से अमेरिका ने पैलेस्टाइन के अंदर इसराइल को सपोर्ट किया, और अब ये दूसरा एक्शन जो हमने सब ने देखा जिससे लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। इससे ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि असल में दुनिया के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो क्लास पॉलिटिक्स ही है। और इसके अंदर आप देखें कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका के एलाइज़ हैं, कितने दबे दबे अल्फाज में उन्होंने कहा हाँ जी ये ठीक नहीं है, हम देख रहे हैं, हम भाई हद हो गई है यार, इतनी बड़ी वायलेशन इंटरनेशनल लॉ की कि कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, कोई प्रूफ नहीं आता कि जिस कार्टेल के वाले से आप कहते हैं कि जी ये कार्टेल है जो कि वो हेड कर रहा है, वो कार्टेल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये BBC की अपनी रिपोर्ट कह रही है। देयर इज़ नो एविडेंस। कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग हुई हो, कोई यूनाइटेड नेशंस में कोई प्रोसीडिंग हुई, नथिंग। देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ, इट्स द लॉ ऑफ द जंगल। एक बिल्कुल वो कॉलोनियल निज़ाम है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैसला किया कि हमने इंडिया को टेक ओवर करना है, बस टेक ओवर कर लिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैसला किया कि हमने पूरा जो अफ्रीका टेक ओवर करना है, हमने स्लेव ट्रेडिंग करनी है, बस स्लेव ट्रेडिंग शुरू हो गई। डच ने फैसला किया कि हमने इंडोनेशिया से रबर लेना है, उन्होंने फैसला कर लिया, बस ठीक है, वो इंडोनेशिया पहुंच गए, उन्होंने पूरे मुल्क को वहाँ जेनोसाइड की। अमेरिका ने फैसला किया हमने फ़िलीपींस को टेक ओवर करना है, लो जी फ़िलीपींस टेक ओवर कर लिया उन्होंने। फ्रांस ने फैसला किया कि हमें इंडो चाइना चाहिए, पूरा इंडो चाइना उन्होंने टेक ओवर कर लिया। इन सब ने मिलकर फैसला किया कि हम अफ़ीम बेचेंगे चाइना के अंदर, लो जी उन्होंने अफ़ीम बेचनी शुरू कर दी चाइना के अंदर। जब एम्परर ने रेजिस्ट किया तो 2 जंगें हुई कॉल्ड ओपियम वॉर्स, और एम्परर को माँ बहन की माफ़ी मांगनी पड़ी और फिर कहना पड़ा कि ठीक है आके बेच लो ओपियम, हम मेरे मुल्क के अंदर मेरे लोगों को ड्रग्स बेचने की इजाज़त है। सबसे बड़े ड्रग के जो डीलर्स रहे हैं वो तो ये खुद रहे हैं, ये जो साम्राज्य मुल्क हैं ये खुद सबसे बड़े ड्रग के डीलर्स रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर तबाही करने की जिम्मेदारी जो है बुनियादी तौर पे इन पर आती है। इन्होंने इतने रिएक्शनरी लोगों को पिछले 40 साल से वहाँ पर सपोर्ट किया है। कभी नॉर्दर्न अलायंस को ले आते हैं, कभी ये तालिबान को ले आते हैं, कभी किसी एक्सट्रीमिस्ट को ले आते हैं, कभी दूसरे एक्सट्रीमिस्ट को ले आते हैं। वहाँ कभी इन्होंने कोई डेमोक्रेसी जो है उसको पनपने नहीं दिया, कोई वहाँ पे सेक्युलरिज्म को पनपने नहीं दिया। वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो सेक्युलर लोग थे वो बेचारे उनका इतना बुरा हाल किया कि वो अब मुल्क छोड़ के ही सारे चले गए हैं। वहाँ पे कोई ख़वातीन के हकूक़ नहीं है, वहाँ पे ख़वातीन के लिए पढ़ाई लिखाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। मगर इन गवर्नमेंट्स को ये लोग सपोर्ट करते रहे, ऐसी रजीम्स को सपोर्ट करते रहे, ऐसी खौफनाक रजीम्स को सपोर्ट करते रहे। पाकिस्तान ही देख लें, सबसे बड़ी मिसाल तो हमारा अपना मुल्क है कि यहाँ पे बार बार जो डिक्टेटरशिप आती रही है वो अवाम की वजह से थोड़ी आती रही है। अवाम ने थोड़ी कहा कि हमें फ़ौजी आमरेज चाहिए, नहीं, अमेरिका की सपोर्ट की वजह से आई है। चाहे वो यूब खान की हो, याह्या की हो, चाहे वो जनरल ज़ियाउल हक की हो, चाहे वो मुशर्रफ की हो,
एवरी सिंगल डिक्टेटरशिप जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आई है वो बेसिकली अमेरिका की आशीर्वाद पे आई है। और क्यों आई है? इसलिए आई है क्योंकि पाकिस्तान ने बेसिकली एक किरदार अदा किया है एज अ गैरिजन स्टेट। हमारी फ़ौज को इस्तेमाल किया गया किस मकसद के लिए? इस मकसद के लिए कि अमेरिकी सरमाया का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आपने पढ़ा है ना क्लास के अंदर कि डिवाइड एंड रूल, कि किस तरह जब ब्रिटिश यहाँ पे आए, इंडिया के अंदर आए, तो उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को इस्तेमाल किया इंडिया को कॉन्कर करने के लिए। तो आज भी यही हो रहा है कि वो अपने सोल्जर्स को कभी कभार इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, जिस तरह वेनेजुएला में इस्तेमाल किया या वियतनाम में इस्तेमाल किया, मगर इससे वो डरते हैं क्योंकि वियतनाम में उनको ऐसी मुँह की खानी पड़ी कि वो इस बात से डरते हैं कि अपने फ़ौजी ना भेजें। तो फिर वो क्या करते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान अपने फ़ौजी भेजे। अब पाकिस्तान के फ़ौजियों को वो भेजेंगे फ़लस्तीन के अंदर कि भाई तुम वहाँ पर पुलिसिंग करो पैलेस्टीनियंस की। क्यों हम करें? आप जेनोसाइड को रोकें, दैट्स द मेन थिंग। आप इजराइल की फंडिंग रोकें, दैट्स द मेन थिंग। आप इजराइल को सैंक्शन करें, दैट्स द मेन थिंग यू शुड बी डूइंग। हम जाके वी शुड गो क्लीन अप योर मैस। वी कांट क्लीन अप योर मैस। इन फैक्ट वी आर नॉट इवन गोइंग टू क्लीन अप द मैस, वी आर गोइंग टू मेक अ बिगर मैस ओवर देयर। फ्रेंकली आप देख लेना, ये भी बहुत रिग्रेटफुल चीज़ होगी जो हमारे सामने आएगी। तो बहरहाल बात ये है दोस्तों कि ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया के अंदर एक ताकतवर सोशलिस्ट मूवमेंट नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि जी इस्लाम इज़ द सोल्यूशन, उनको ये नहीं पता कि आधे से ज़्यादा मुल्ला जो हैं वो तो बेसिकली अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। आप देख लें कंजर्वेटिव सऊदी अरेबिया जो है और जितनी मूवमेंट्स वो सपोर्ट करते हैं वो तो अमेरिका के साथ बैठे हुए हैं। या ISIS वगैरह जो कुछ उन्होंने सीरिया वगैरह के अंदर किया, और इराक़ के अंदर फॉर इंस्टेंस उन्होंने क्यों मजहबी जो मुनाफरत है फैलाई? आपको पता है उसकी वजह यह है कि जब सदाम की गवर्नमेंट गिरी तो वहाँ पे ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। ईरान के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए उन्होंने सेक्टेरियन वॉर शुरू करवा दी। तो पूरे का पूरा इराक़ जो है वो तबाह बर्बाद इसी वजह से हुआ। तो फ्रेंकली बात यह है कि उनको तो जो रिलीजियस राइट की पार्टीज़ हैं ना वो कहीं इधर नारा लगा देती हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, मगर पहली बात तो ये कि हिस्टोरिकली उन्होंने हमेशा अमेरिका का साथ दिया हर नेशनल लिबरेशन मूवमेंट के ख़िलाफ़, ना सिर्फ कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ बल्कि वो लोग भी जो कहते रहे कि भाई हम मुसलमान हैं मगर हम अब ख़ुद मुख्तार मुल्क बनाना चाहते हैं, जिसमें गमाल अब्दुल नासिर शामिल हैं इजिप्ट के, या जितनी पैन अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट उभरी उन सब के ख़िलाफ़ जो सर फहरिस्त इख्वानुल मुस्लिमीन रहे, जमात इस्लामी के लोग रहे एंड सो ऑन। तो इन्होंने मदद की है हिस्टोरिकली स्पीकिंग। अब वो कहते हैं अमेरिका बड़ा बुरा है इट्स टू लेट इन द डे। तो और देख लेना जैसे ही इन मुल्कों के अंदर कोई भी ऐसी मूवमेंट पैदा हुई जो जेन्युइनली नेशनल लिबरेशन के लिए काम कर ले, तो फिर ये आलाकार बनने के लिए तैयार होंगे साम्राज्यों के। तो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज़ कि हमें एक वाइबल और स्ट्रॉन्ग लेफ़्ट चाहिए और एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फ्रेंकली लेफ़्ट चाहिए, क्योंकि आप लाख गालियाँ निकालते रहे मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को, आप लाख तनकीद करते हैं, मगर आई टेल यू फ्रेंकली एंड ऑनेस्टली कि सिर्फ एक ही कुव्वत है जिसने सक्सेसफुली साम्राज्य को और कैपिटलिस्ट इंपीरियलिज्म को चैलेंज किया, और वो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कुव्वतें थी। उसके अलावा कोई सक्सेसफुली चैलेंज नहीं कर सका। आर्जी तौर पे चैलेंज अगर किया भी किसी ने तो इसी बलबूते पे किया कि पीछे एक पावरफुल सोशलिस्ट स्टेट था, जहाँ पे स्टेट पावर एक आ जाए, सोशलिस्ट स्टेट एक बन जाए, तो वहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को देखें कोई मौका मिलता है कि हम कोई अपनी निगोशिएटिंग पोजीशन बेहतर कर लें। और हाँ, माना कि नेहरू ने अपनी कुछ निगोशिएटिंग पोजीशन बेहतर कर ली, नॉन अलाइन मूवमेंट ने अपनी कोई निगोशिएटिंग पोजीशन बेहतर कर ली, मगर आज नॉन अलाइन मूवमेंट भी डेड है। और डेड होने की वजह यह कि नॉन अलाइन मूवमेंट की असल स्ट्रेंथ नॉन अलाइन मूवमेंट बजाते खुद नहीं थी, बल्कि एक सोशलिस्ट ब्लॉक था। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि लगे रहें भाईजान, अगले 10 साल भी लगे रहें, 20 साल भी लगे रहें। दिस इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी सोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। हम वैसे ही देखें पिछले 5-6 सालों के अंदर आप वर्ल्ड बैंक के फिगर्स उठा लें, कहते हैं कि 1 करोड़ तकरीबन लोग जो हैं वो पॉवर्टी की लकीर से गिर गए। वी आर अ स्टैग्नेंट सोसाइटी। ठीक है, लेट मी मेक दिस क्लियर टू यू। हम टोटल स्टैग्नेशन का शिकार है। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन है, पॉलिटिकल स्टैग्नेशन है, और हम एक ही चक्कर में घूमी जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं इमरान खान वापस आ जाएगा तो मसला ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी मौजूदा हुकूमत चल जाए तो मसला ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट अ सोल्यूशन। और फिर वो लोग हैं जो कहते हैं कि मजहबी पार्टियों को ले आओ, तौबा, मैं तो अपने कान पकड़ लेता हूँ जब लोग ये कहते हैं। भाई अफगानिस्तान का हाल नहीं देखा आपने, क्या किया उन मजहबी पार्टियों ने अफगानिस्तान के अंदर? वहाँ बड़ी तरक्की हो रही है, आपका ख्याल है? फॉर गॉड सेक्स, डार्क एजेस में ले जाने वाली ये कुव्वतें। So we need an enlightened
फोर्स इन पाकिस्तान, और वो सिर्फ और सिर्फ बाएं बाजू और मार्क्सी जमातें ही प्रोवाइड कर सकती हैं। अब बाकी आप पे है, मैं आप पे छोड़ता हूँ, कोई आपको फोर्स तो कर नहीं सकता, मैं भी आपको फोर्स नहीं कर सकता, सिर्फ कन्विंस ही कर सकता हूँ, सिर्फ समझा ही सकता हूँ कि दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड टुडे नीड्स हिस्टोरिकली स्पीकिंग। चाहे आज आप इसको कबूल करें या ना करें, मगर देख लेना कि तारीख के अंदर ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये सुरखरू होकर सामने आएगी, और लोग एक दिन कहेंगे, एक वक्त ज़रूर आएगा, लोग कहेंगे यार तैमूर रहमान उस वक्त से मैं कह रहा था कि यही सोल्यूशन है, इसके अलावा सोल्यूशन नहीं है। थैंक यू सो मच।